बैक। अब यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट ग्रुप्स के बारे में। तो जैसा कि इंटरेस्ट ग्रुप का केस है, वैसे जो ग्रुप्स होते हैं मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व, वहाँ पे काफ़ी वैरायटी देखी जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो हमने ऊपर देखे, ये इसी बात पे हमें संकेत देते हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस, एकदम सिंपल डिफरेंस है इनके बीच में। ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं वो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, जिनका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो अचीव करना चाहते हैं। बाकी सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो जनरल मूवमेंट होते हैं या फिर जेनरिक मूवमेंट्स, जिनका एक ब्रॉड गोल होता है और वो काफ़ी लंबा टाइम होता है उसको अचीव करने के लिए। तो नेपालीज मूवमेंट जो था, जहाँ पे नेपालीज मूवमेंट जो था डेमोक्रेसी को लेकर, वहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उनका कि सरकार जो राजा के ऑर्डर्स को वो लोग रिवर्स करना चाहते थे। राजा के वो ऑर्डर्स जिसके वजह से उस देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी थी। और इंडिया के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के मूवमेंट का। अब ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था? ये मूवमेंट एक स्पेसिफिक इशू से स्टार्ट हुआ था। वहाँ के उस जगह पे सरदार सरोवर डैम जहाँ पे बन रहा था, तो नर्मदा रिवर के यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था, अलग जगह पे भेजा जा रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि डैम को बनने से रोकना। लेकिन धीमे धीमे ये मूवमेंट एक वाइडर मूवमेंट बन गया, जिसने सभी चीज़ों पे क्वेश्चन उठाए कि जितने भी बड़े डैम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए, और उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि डैम बनने से डेवलपमेंट होगा, तो इस सभी बातों पे क्वेश्चन उठाए थे। और इस तरह के मूवमेंट्स में क्या होता है, खासकर इनमें एक क्लियर लीडरशिप होती है और एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन इनकी एक्टिव लाइफ काफ़ी छोटी होती है। अभी जो सिंगल इशू वाले मूवमेंट्स होते हैं, ये दूसरे मूवमेंट्स के मुकाबले अलग होते हैं। वैसे मूवमेंट जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म गोल होता है और उसमें एक से ज़्यादा इशू इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे दोनों अलग ही होंगे ना। जैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट होते हैं, वुमेंट्स मूवमेंट होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं जिसमें एक से ज़्यादा इशू इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो इनको कंट्रोल करे या फिर गाइड करे। एनवायरमेंटल मूवमेंट है, ये एक टाइप का लेबल है उन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे और इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स को लेकर, ठीक है। और इन सभी के अंदर एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती है, और कई बार इनके जो व्यूज़ भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि सरकार किस टाइप की पॉलिसी बनाए, उस चीज़ को लेकर इनके व्यूज़ भी काफ़ी अलग होते हैं। और फिर भी इनके अंदर एक ऑब्जेक्टिव, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, जो ब्रॉड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है और एक सिमिलर अप्रोच होता है। इसी की वजह से इनको एक मूवमेंट कहा जाता है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज़ अ मूवमेंट। तो एक्सप्लेन करने के लिए अब आगे लिखोगे सब कुछ जो इसमें पहले पैराग्राफ में पढ़ा वो। और कभी कभी ये ब्रॉड मूवमेंट्स एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी होते हैं। मतलब यहाँ पे इनको कंट्रोल करने वाली जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी लूज होती है। इनफेक्टिव लीडरशिप, इनफेक्टिव मैनेजमेंट ये होता है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब बहुत सारे जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिक इशू को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। और ये इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है। बहुत सारे जो पीपल मूवमेंट्स होते हैं हमारे देश में, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम ये करते हैं, NAPM। और ये किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि ये ट्राई करते हैं कि इनको पब्लिक सपोर्ट मिले, उनकी सिंपैथी मिले इनके गोल्स के लिए और इनकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसा इनको कैसे मिलेगा? ये लोग इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पेटिशंस फाइल करते हैं। और ज़्यादातर ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ये भी ट्राई करते हैं कि मीडिया को इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि मीडिया हमारे इन इश्यूज़ पे काफ़ी ध्यान दे। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कई बार प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ चलाते हैं, जैसे कि स्ट्राइक करा दी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये काम कौन ज़्यादातर करते हैं? वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशन करती हैं। और ज़्यादातर जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं वो इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ताकि गवर्नमेंट को फोर्स किया जा सके कि वो उनकी डिमांड्स को नोटिस करे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि बिजनेस ग्रुप्स कई बार प्रोफेशनल लॉबिस्ट की हेल्प लेते हैं, या फिर वो एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, स्पॉन्सर। अब देखते हैं प्रोफेशनल लॉबिस्ट का मतलब क्या होता है। ये है उसकी डेफिनेशन। Professional lobbyists are people whose business is trying to influence legislation, regulation, or government decisions, actions, or policies on behalf of a group or individual who hires them. ये किसी के लिए काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं जिससे
कि गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस या फिर कोई डिसीजंस के ऊपर ही इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। अब प्रेशर ग्रुप्स में से या फिर मूवमेंट ग्रुप्स में से कुछ लोग ऑफिशियल बॉडीज में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कमिटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। और जबकि इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट्स डायरेक्टली किसी भी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अपना असर पॉलिटिकल पार्टीज पे डालते हैं। तो ज़्यादातर जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक पॉलिटिकल स्टैंस लेते हैं बिना, अब भले वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी उनका एक पॉलिटिकल स्टैंस होता है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका। उनके पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और उनकी जो देश में चल रहे मेजर इश्यूज होते हैं उनको लेकर उनकी एक राय होती है, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में वो अलग अलग फॉर्म्स में देखी जाती है, कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी इनडायरेक्ट। तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, उसके बारे में जब लिखना होगा तो आप ये आंसर्स लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ इंस्टेंसेस पे प्रेशर ग्रुप्स या तो फॉर्म होते हैं या तो लीड किए जाते हैं लीडर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स द्वारा, या तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का ही एक एक्सटेंडेड आर्म होते हैं, उसी के एक एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो ट्रेड यूनियंस है और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वो या तो एस्टेब्लिश की गई है या तो फिर एफिलिएटेड है कोई ना कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे एबीवीपी है, ऑल इंडिया भारतीय विद्या परिषद ऐसा कुछ है, ठीक है, अखिल अखिल भारतीय विद्या परिषद ऐसा कुछ है, तो वो है बीजेपी के साथ इन्वॉल्व। अब वैसे ही एनएसयू है, वो है कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स के, वो एक्टिविस्ट होते हैं या फिर पार्टी के लीडर्स होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं मूवमेंट्स में से पैदा हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आसाम में एक मूवमेंट हुआ था जो स्टूडेंट्स के द्वारा हुआ था फॉरेनर्स के अगेंस्ट। तो वो ख़त्म हो गया लेकिन वहाँ से एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था असोम गण परिषद। अब तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके और एआईडीएमके पार्टीज़ हैं, इनकी जड़ें अगर आप ऑब्जर्व करो या फिर आप ट्रेस करो तो इनकी जड़ें बहुत पहले से डाली गई थी। 1930s और 1940s में जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, वहाँ से इन पार्टीज़ का धीमे धीमे जन्म हुआ था। और ज़्यादातर जो केस होता है रिलेशनशिप का पार्टीज़ के बीच में और इंटरेस्ट या मूवमेंट ग्रुप्स के बीच में, वो उतना डायरेक्ट नहीं होता, देखने को नहीं मिलता। कई बार ये लोग ऐसी पोजीशन लेते हैं जो एक दूसरे के अपोज में होती है। कोई बंदा, कोई ग्रुप बोलेगा, मूवमेंट ग्रुप बोलेगा कि मेरी राय इस इशू को लेकर ये है, तो उसके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ दूसरा बोलेगी, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके बीच में डायलॉग और नेगोशिएशन होता रहता है। और मूवमेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो नए इश्यूज़ को रेज करते हैं जिनको बाद में पॉलिटिकल पार्टीज भी इशू उसको उठाती है। तो जो ज़्यादातर जो नई लीडरशिप आती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो इन्हीं मूवमेंट्स में से निकल के आती है। इन्हीं जो नए नए मूवमेंट्स होते हैं, इन्हीं मूवमेंट्स के जो लीडर होते हैं ना, वही जाके आगे जाके कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन लीडर्स को अपने अंदर शामिल कर लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में जब गुजरात में इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर जो गुजरात के इलेक्शंस में जो ओबीसीज और एससी एसटीज का जो ग्रुप था पूरा, वहाँ पे हार्दिक पटेल और बाकी जिग्नेश ऐसे लीडर्स आगे आए और फिर उन्होंने भी अपनी खुद की पार्टी बनाई या फिर किसी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे दिल्ली में जो सीएम है अभी केजरीवाल, तो ये केजरीवाल पहले सीएम नहीं थे, पहले इन्होंने रामदेव बाबा का सहारा लिया था, मतलब उनके साथ खड़े हुए थे। और फिर उसी मूवमेंट के बाद ये फिर फेमस हुए और फिर यही इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जो जाके दिल्ली इलेक्शंस में खड़े हुए और जीत गए। इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? क्या इनका इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी पे जो है वो हेल्दी है? तो स्टार्टिंग में हमें लगता है ना कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनका इन्फ्लुएंस उतना हेल्दी नहीं होता, क्योंकि ये ग्रुप्स किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को के इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं ताकि डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन एक डेमोक्रेसी को सभी लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक सेक्शन के बारे में। और ये भी देखा जाता है ना कि ये ग्रुप्स कई बार पावर में तो आ जाते हैं, कई बार इनके पास पावर तो होती है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप देख लोगे ना इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है, लेकिन इन ग्रुप्स को तो कोई जवाब देना ही नहीं होता पब्लिक को, क्योंकि ये किसी
इंस्टीट्यूशन के पोस्ट पे होते नहीं है, इसलिए इनको कोई जवाबदार, मतलब इनको कोई जवाब पूछता नहीं है, देता नहीं है, राइट। तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स को भले कोई फंड ना मिले या फिर कोई सपोर्ट ना मिले, फिर भी होता क्या है इसमें, आगे देखना पड़ेगा, यस, हाँ। तो लोगों के द्वारा कई बार कभी उनको सपोर्ट ना मिले या फिर पैसे ना मिले, लेकिन कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स को थोड़ा बहुत पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया उनको, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसी पैसे के दम पे, पब्लिक का एक डिस्कशन है किसी इश्यूज़ को लेकर, तो ये लोग अपने एक नैरो एजेंडा को, अपने एक नैरो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पब्लिक का डिस्कशन अपने फेवर में लाने का चाहेंगे, पैसे के दम पे। और अगर बैलेंस फॉर्म में देखा जाए, तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ने डेमोक्रेसी को काफ़ी डीप किया है, डीपन किया है। और देखो, डेमोक्रेसी के अंदर अगर रूलर्स के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो ये एक अनहेल्दी एक्टिविटी तो नहीं है, जब तक कि ये चांस हर एक को ना मिले, राइट। और गवर्नमेंट कई बार अनड्यू प्रेशर में भी आ जाती है। कुछ रिच और पावरफुल ग्रुप होता है लोगों का, तो उसके अनड्यू प्रेशर में भी कभी कभी आ जाती है। अब इसी को काउंटर अटैक करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट्स होते हैं, जो इसका उल्टा करते हैं, ताकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है रिच और पावरफुल लोगों का, वो ये ना रहे इनके ऊपर, पार्टीज के ऊपर। और पार्टीज को रिमाइंड कराती है, राइट, गवर्नमेंट को याद दिलाती है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स की नीड्स क्या है और उनके कंसर्न्स क्या हैं। अब भले ही सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं, इसके अंदर भी सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप भी एक अपना रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अगर फंक्शन करते हैं एक्टिवली, और वहाँ पे कोई भी एक ग्रुप पूरी तरीके से सोसाइटी पे डोमिनेंस अचीव नहीं कर सकता। अगर एक ग्रुप प्रेशर डालता है सरकार के ऊपर कि उसके फेवर में कोई पॉलिसी बनाई जाए, तो दूसरा ग्रुप क्या करेगा, दूसरा ग्रुप ऐसा प्रेशर डालेगा कि इस तरह की पॉलिसी ना बने, ठीक है। तो गवर्नमेंट को तो सबका सुनना होगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पूरी पॉपुलेशन के अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों को सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए भी। और इसी की वजह से एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है, जिसमें बैलेंस होता है पावर एंड एकोमोडेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। किसी का इंटरेस्ट कुछ और है, किसी का इंटरेस्ट कुछ और है। तो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बैलेंस बना रहे, पावर और एकोमोडेशन को लेकर बैलेंस बना रहे। तो इसी के साथ ये चैप्टर